नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव इस श्रृंखला की आज अगली कड़ी लेकर। आज चर्चा सूर्य, चंद्रमा और मंगल की है। और किन नक्षत्रों में? तो मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। प्रिय दर्शकों, ये तीनों नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। मृगशिरा का 2 चरण, आर्द्रा का 4 चरण और पुनर्वसु का 3 चरण। मृगशिरा मंगल इस नक्षत्र के स्वामी, चंद्रमा इसके देवता, आर्द्रा राहु इस नक्षत्र के स्वामी, रुद्र इसके देवता और पुनर्वसु देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के स्वामी, अदिति देवताओं की माता, वो इसकी देवता। इन तीनों नक्षत्रों में सूर्य, चंद्रमा और मंगल कैसा प्रभाव देंगे, आज हमारी इस विषय पर चर्चा होगी। और आने वाले दिनों में बाकी के सभी ग्रहों की चर्चा भी हम करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये मत भूलिए कि ये जो चर्चा है ये लग्न के अंतर्गत है, यानी इन नक्षत्रों में यदि या इन नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा और मंगल में से कोई ग्रह है तो उसका प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर कैसा होगा, ये हमारी चर्चा है। प्रिय दर्शकों, मृगशिरा, आप जानते हैं इस नक्षत्र में विलक्षणता है, विलक्षणता की प्रवृत्ति है, विलक्षण प्रवृत्ति। थोड़ा शक्की स्वभाव, पर अपने करीबियों पर आंख बंद करके विश्वास करने का, भरोसा करने का एक आदत कह लीजिए, और धोखा खाने की भी एक आदत, लेकिन नेतृत्व की योग्यता से भरपूर, निष्पक्ष, निष्कपट, पर छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होना, मानसिक रूप से अशांत होना, उतार चढ़ाव सदैव लगा रहे जीवन में, और अपनों से ही धोखा खाते रहना। अपनों से ही धोखा मिलने के कारण घर वालों से कहीं ज्यादा जीवन का एक ऐसा अवसर आ जाता है जब बाहर वालों पर भरोसा करना। यह है मृगशिरा का प्रभाव। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको पहले शुरुआत सूर्य से कराता हूं और समझाता हूं कैसे प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, एक और छोटी सी बात है, पहले वो अपने मन की बात रख लूं, तब मैं इस कार्यक्रम को आगे लेकर के बढ़ूंगा। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम में दिलचस्पी रखते हैं, इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं। कमोबेश देखा जाए तो अब तक नक्षत्र के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि उन वीडियोस को व्यूज नहीं मिले हैं। अगर एक वीडियो को 12 या 15 हजार दर्शकों ने देखा या इतने व्यू मिले तो ये भी कम नहीं है। अगर ज्योतिष सीखने वाले इतने भी लोगों की संख्या है तो इसे कम नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन ये बात YouTube की है प्रिय दर्शकों, और यहां पर यह आंकड़ा बेहद छोटा है। अगर इसी की जगह मैं कोई अनर्गल प्रलाप लेकर के उपस्थित होता हूं और उसके व्यूज ज्यादा होते हैं तो सीधी सी बात है, इसे कहने में मुझे हिचक नहीं है कि भाई ये YouTube है और यहां बात ज्ञान से ज्यादा व्यूज की है। जो जानते हैं, जो मुझसे मिले हैं, जो मेरे ज्ञान को जानते हैं, वो तो वैसे भी जुड़े हुए हैं। खैर, आप बहुत से ऐसे दर्शकों के मैं रोज कमेंट पढ़ता था कि आप बंद मत करिएगा। देखिए, बंद करना होता तो इसे शुरू ही क्यों करता? इस कार्यक्रम को, इस श्रृंखला को अगर बंद ही करना होता तो मैं शुरू ही नहीं करता। क्या मुझे यह पहले से पता नहीं था कि इस विषय के दर्शक कम ही होंगे? मुझे पता था, लेकिन हां, मुझे भी इस चैनल को बढ़ाना है, मुझे भी और आपको भी, क्योंकि बिना आपके सहयोग के न तो मैं यहां तक पहुंचा हूं न आगे पहुंच पाऊंगा। तो आपका सहयोग अपेक्षित है। आपने अपना सहयोग जितना किया करते ही रहे हैं, मुझे भी तो अपना बेस्ट देते रहना होगा। अब वो बेस्ट अगर ये है और वो लोगों को स्वीकार नहीं है तो फिर काहे का बेस्ट? लोगों को अगर ये देना है और ये उनको स्वीकार्य नहीं है तो फिर मैं वो ढूंढूंगा, वो कंटेंट ढूंढा जाए जो लोगों को अच्छा लगे, आनंददायी लगे, उसी के साथ चलेंगे। परंतु बीच बीच में मेरे वो जो दर्शक हैं जिनको केवल और केवल लालसा ज्योतिष को समझने में है, मेरी तरह, फिर वो जुड़े रहें, उनके लिए भी मैं प्रयत्नतः बीच बीच में ये कार्यक्रम लेकर के आता रहूंगा। तो आइए जरा समझते हैं मिथुन को।
प्रिय दर्शकों, नक्षत्र प्रभाव के साथ साथ आप इस राशि के प्रभाव को भी जरा समझिए। इस राशि के भी प्रभाव को हमें समझना चाहिए। नक्षत्र प्रभाव को हम और अच्छे से समझ सकते हैं राशि के प्रभाव को साथ साथ जोड़ ले। वैसे तो मिथुन अर्थात मैथुन सुख, इस राशि में कहीं ना कहीं बुध का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है, इस राशि के स्वामी बुध हैं, वो जो प्रभाव दिखाई पड़ता है बालपन का, चंचलता का, इसे कहते हैं शोखी का, वो साफ दिखाई पड़ता है। परंतु नक्षत्र की गहराई में जाकर के अगर आप देखें तो कुछ बड़ी विलक्षण बातें भी समझ में आती हैं। पहला, मृगशिरा कैसा है? मैंने कहा विलक्षण शक्ति, विलक्षण प्रतिभा वाला, आंख बंद करके भरोसा करने वाला, निष्कपट, निष्पक्ष। मूलतः बालक ऐसा ही होता है, मूलतः बालक ऐसा ही होता है। अब यहां गौर करें तो ये बात चर्चा चल रही है मिथुन लग्न के जातकों की ही ये चर्चा चल रही है कि अगर आपके लग्न में सूर्य, चंद्रमा और मंगल हो, और यहां पर आपको देखना है कि इनमें से किस नक्षत्र में है। तो जरा गौर करिए कि सूर्य आपके लिए तीसरे के स्वामी होंगे, और तीसरे के स्वामी होकर के यदि मृगशिरा में बैठे हैं तो जरा समझिए, ये सूर्य निसंदेह आपके व्यक्तित्व में एक विलक्षण क्षमता ला देंगे, आपको पुरुषार्थी बना देंगे। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि दूसरों पर भरोसा करके आप धोखा भी खाएंगे। परंतु मूलतः देखा जाए तो यह सूर्य का स्वभाव नहीं है। यह स्वभाव कहीं ना कहीं मंगल का है। जल्दी भरोसा कर लो, धोखा खाओ। यह सूर्य के प्रभाव में नहीं है, सिंह के प्रभाव में नहीं है। सूर्य के प्रभाव में स्थिरता है, गहराई है, गंभीरता है, क्योंकि ये राजा है। ये जानता है, ये सब कुछ जानता है, कौन सही कौन गलत, कौन मेरा अपना कौन पराया, कौन मुझसे जुड़ा है केवल और केवल अपने लाभ के लिए। फलतः यदि मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नगत सूर्य मृगशिरा में है तो निसंदेह ऐसा जातक कई बार जल्दबाजी कर लेगा, कई बार भरोसा भी कर लेगा। लेकिन जिस पर भरोसा करेगा, ध्यान से प्रेडिक्शन सुनिएगा, जिस पर भरोसा करेगा वो जानता है कि ये जो मुझे हितैषी बनकर के ये सामने वाला दिखा रहा है असल में हितैषी है नहीं, ये मुझे धोखा देने वाला है, और ये जान करके भी उसको मौका देता है। ये है मृगशिरा में सूर्य का प्रभाव। यानी आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये सूर्य बली है तो मैं इसे कहूंगा ओवर कॉन्फिडेंस। आज के इस परिवेश में किसी पर आंख बंद करके ऐसा भरोसा करना तो गलत है, तो मैं कहूंगा ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन सूर्य थोड़ा सा कमजोर है तो कॉन्फिडेंस, यानी जातक आत्मविश्वास, ऐसा आत्मविश्वास जहां शत्रु को भी मौका देता है कि तुम मुझे भली भांति जान लो, बिगाड़ कुछ नहीं पाओगे। अगर ऐसा है तो आप खुद पर आजमाइए। ये जो मैं बातें बता रहा हूं, इस बातों को आप मत सोचिए। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, ज्योतिष को समझना है तो मेरे इन शब्दों पर मत जाइए। अगर ज्योतिष को समझना है और शब्दों पर जाएंगे, उलझ जाएंगे। यही गलती आज तक आपको ज्योतिष सिखाने वाले करते रहे हैं। वो क्या करते हैं, आपको शब्द बताते हैं। किताब क्या करता है, आपको शब्द बताता है, और शब्दों में आप उलझ जाते हैं। असल प्रेडिक्शन शब्द नहीं है, भावना। चीजों को समझिए, ज्योतिष को भीतर महसूस करिए। यह मैं किसी किताब से लाकर के नहीं, भावनाओं को आपके सम्मुख रख रहा हूं। अब आपके पास आते आते भावनाओं में थोड़ा और परिष्कृत वो होना चाहिए, और जितना वो परिष्कृत होगा प्रेडिक्शन उतना मजबूत होगा। तो आपको एक लाइन में बस ये समझना है कि मृगशिरा मंगल के प्रभाव का है। अब उसमें जो है चंद्रमा उसके देवता है। अच्छा, देवता से क्या मतलब है, देवता क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिसका जो देवता होगा उसके भी कुछ गुण उसमें होंगे, तो कुछ भावुकता भी है। एक बात सदैव याद रखिए, बहुत क्रोधी, नेतृत्व क्षमता से जो युक्त लोग होते हैं वो ऊपर ऊपर तो क्रोधी दिखाई पड़ते हैं, भीतर से भावुक होते हैं। तो ये भावुकता भी है। इसी मृगशिरा में यदि हम चंद्रमा के प्रभाव को देखें, अब आप जरा इस चीज को ऐसे ही समझ लीजिए, चंद्रमा में पहले से क्या है, तो चंद्रमा में भावुकता है, प्रवाह है। चंद्रमा में भावुकता भी और प्रवाह भी है। अब ये चंद्रमा अगर मिथुन में लग्नगत ही होकर के बैठा है तो मृगशिरा में कोई खराब प्रभाव तो नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा। ऐसा जातक विलक्षण है, प्रतिभावान है, बुद्धिमान है,
परंतु आंख बंद करके भरोसा करता है और बार बार धोखा खाता है। गौर करिएगा, मैंने सूर्य के लिए क्या कहा था? मैंने कहा था जानता है कि ये क्या करने वाला है मेरे साथ। चंद्रमा नहीं जानता है, वो भावुक है और इसीलिए धोखा दे देता है, धोखा खा लेता है। आपने प्रिडिक्शन में आज तक क्या सुना है कि मिथुन लग्न में चंद्रमा का होना कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। क्यों नहीं है वो अब समझिए। क्योंकि चंद्रमा में भावुकता है और मंगल के नक्षत्र में होकर के वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाएगा। वो अपने दिल की बात सामने वाले को खोल करके रख देगा और सामने वाला उसको ठग लेगा, उसको धोखा दे देगा। वहीं मृगशिरा में यदि मंगल की बात करें तो मंगल में क्या है? मंगल में उग्रता है, पुरुषार्थ है, उग्रता है। फलतः ऐसा जातक निसंदेह क्षमतावान, ऊर्जावान तो होगा ही होगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि मंगल यहां स्वयं के नक्षत्र में होकर के कहीं ना कहीं जातक को फायदा, सफलता तो दिलाएगा ही दिलाएगा, लेकिन जातक को सदैव किसी न किसी मुसीबत और परेशानियों में डालता रहेगा। और वो क्यों? क्योंकि मंगल का भी सेम वही स्वभाव है। तो मंगल अपने ही नक्षत्र में अपने आप को यहां पाकर बेहद प्रभावशाली बनाएगा, प्रभावशाली होगा। और उस अवस्था में चूंकि मिथुन का यहां क्या प्रभाव है वो भी आपको जानने की आवश्यकता है। तो मिथुन में बालपना है, चंचलता है, स्वभाव में स्थिरता नहीं है। और मंगल ने आकर के सेम वही काम कर दिया। उसके अंदर भी बालपना तो नहीं है, लेकिन जल्दबाजी है, धैर्य की कमी है। मृगशिरा में नेतृत्व का गुण तो है, लेकिन बालपने में अगर नेतृत्व और ऊर्जा के साथ दे दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? उद्दंड हो जाता है। अगर आपके एक इस क्लास के मॉनिटर की चर्चा करके मैं समझाऊं कि वो पढ़ने में तेज है इसलिए उसे मॉनिटर बना दिया गया और थोड़ा शारीरिक बल भी है। दो तरह के मॉनिटर आप स्कूल क्लास में देखेंगे, मैं छोटे बच्चों के क्लास की बात कर रहा हूं। एक तो वो कि मॉनिटर है, वो पढ़ने वाला है, उसको ज़्यादा मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है। और एक कि थोड़ा तेज है, थोड़ा पढ़ने में भी तेज है, थोड़ा शारीरिक बल से भी तेज है, और उसको मॉनिटर बना दिया गया तो वो उद्दंड हो जाता है। तो यहां मंगल उद्दंड हो जाता है, यहां मंगल परेशानियां खड़ी करने लगता है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मंगल यहां लाभेश होकर के लग्न में बैठेगा तो लाभ लाएगा, सफलता लाएगा अगर मृगशिरा के 2 चरणों में है तो। लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी, जातक को नाना प्रकार के कष्ट और परेशानियों में सदैव डालता रहेगा, उसके जल्दबाजी के चलते। अब समझे ऐसा क्यों होता है? मंगल स्वयं के नक्षत्र में होकर के भी यहां यह गलती करेगा। अब बात आती है आर्द्रा की। आर्द्रा ये राहु का नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, पहले आर्द्रा के प्रभाव को आप जानिए। बेहद जिम्मेदार, जनसभा में आकर्षण का केंद्र और जबरदस्त मनोवैज्ञानिक। हालांकि उसके स्वभाव में सदैव परिवर्तन, आर्थिक, मानसिक, हर तरह की विपत्ति में हालांकि उसका व्यवहार सदैव संतुलित, परंतु एक और बड़ी कमी क्या? दूसरों को खुश रखने के लिए जानता है कि सही क्या है, जानता है कि सही क्या है, पर दूसरों को खुश रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए उसकी हां में हां मिला दे। ये है आर्द्रा नक्षत्र। एक समय में एक से अधिक कार्य करे, ये उसकी आदत में है। सभी कार्यों को पूर्ण रूपेण सफल करे, निष्पन्न पूर्णतः कर दे, ये क्षमता है उसके अंदर, यानी अच्छाई है। ये रुद्र देवता है। प्रिय दर्शकों, जरा आप सूर्य को आर्द्रा नक्षत्र में देखिए। देखिए यहां आर्द्रा के 4 चरण हैं, पुनर्वसु के 3, मृगशिरा का 2। तो मिथुन राशि में अगर देखेंगे तो 2 चरण में जहां पर मृगशिरा है वहां तक तो ग्रह के पास बहुत मामूली बल ही होगा, जो असली बल है वो आर्द्रा में है। यहां पर सूर्य का होना जातक को, हम 2 तरह से इसको देखेंगे। पहला, अगर अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें तब तो ठीक नहीं है, और सूर्य की बात आएगी तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें लगाना ही होगा। लेकिन अगर आज के इस परिवेश के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा जातक सरकार में किसी उच्च पद पर आसीन, चतुर, बुद्धिमान, परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना, एक बार में एक से अधिक कार्य करना, सबको खुश करना। हालांकि वो जानता है कब कहां झुकना है और कब कहां नहीं झुकना है, किसके सामने झुकना है और किसके सामने नहीं झुकना, और फिर उस बुद्धिमत्ता के साथ वो आगे बढ़ता है। फलतः अपने जीवन काल में वो निसंदेह बहुत सफल रहता है, बहुत ही सफल होता है। तो अगर आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य है, आपके लग्न में है, तो निसंदेह ये आपको पुरुषार्थी बनाएंगे, पुरुषार्थ करने वाले बनाएंगे,
पर एक कमी जिसके चलते आपको अपने जीवन काल में भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और वो क्या है? अपनी ही बातों पर सदैव टिके न रहना, परिवर्तन। और ये परिवर्तन के चलते आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कई बार आपकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। वहीं यदि हम चंद्रमा को आर्द्रा नक्षत्र में रखें, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा के प्रभाव को मैं बीचों बीच का कहूंगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, और ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा यहां पर अगर देखें तो मैंने कहा कि अपनी ही बातों पर न टिका रहने वाला, हालांकि धीरज है, धैर्य है, गंभीर है, पर अपनी बातों पर ही न टिकेगा। और चंद्रमा में भी प्रवाह थोड़ा ज्यादा है, परिवर्तन की स्थिति। चंद्रमा का कैसा स्वभाव है? परिवर्तित होने वाला। फलतः यहां राहु के नक्षत्र में बैठा चंद्रमा सदैव उसके मन में एक के बाद एक विचार चलते रहेंगे, एक साथ बहुत सारे कामों को शुरू कर देगा, लेकिन विचारों में निरंतरता न रहने के चलते, प्रवाह थोड़ा ज्यादा होने के चलते वो सभी काम एक साथ शुरू तो कर लेगा, लेकिन उसको सफलता से निष्पन्न नहीं कर पाएगा। परेशानियां आती रहेंगी, क्योंकि वो परिस्थितियों को उस ढंग से देखेगा ही नहीं। ये चंद्रमा का प्रभाव मैं समझा रहा हूं आपको। हमेशा ध्यान रखिए कि जब नक्षत्र प्रभाव को आप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको राशि का भी प्रभाव समझ लेना चाहिए। आप जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं वो ग्रह कहां का प्रभाव, याद रखिए कि मिथुन लग्न की मैं चर्चा कर रहा हूं, कहां का प्रभाव दे रहा है वो भी देख लीजिए, और साथ ही साथ उस ग्रह का स्वभाव देख लीजिए, नक्षत्र का प्रभाव, सबको एक में मिला दीजिए। प्रेडिक्शन आपके सामने हाजिर है, मैं बस इतना ही तो कर रहा हूं, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आपको मैं बस इतना ही बता रहा हूं। मैंने नक्षत्र के प्रभाव को आपके सम्मुख रखा, चंद्रमा का प्रभाव अब तो कम से कम सैकड़ों बार बता चुका हूं, सो बताने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा कहां का फल दे रहा है और मिथुन का प्रभाव अभी भी मैंने बता दिया था आपको। अब सबको एक में मिला दीजिए, यही है प्रेडिक्शन आपके सामने। तो आर्द्रा नक्षत्र में यहां यदि चंद्रमा है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, संघर्ष। अच्छा, अब सवाल उठता है कि धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक प्रयत्न करेगा धन भी आएगा। अब मान लिया जाए कि एक साथ बहुत से काम करे, उसको संपन्न भी करने का प्रयत्न करे, सब न सफल हो, कुछ तो सफल होंगे, और कुछ सफल होंगे तो क्या उसका फायदा नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन वो इतना बेहतर रिजल्ट नहीं। और वहीं आर्द्रा में यदि मंगल की हम चर्चा कर लें तो मंगल का स्वभाव ही है एक साथ समय में बहुत सारे काम कर लेना और उसके चलते परेशान होना बाद में। इस परिस्थिति में आर्द्रा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, यहां मंगल अगर बैठे हुए हैं तो धन आएगा, लेकिन जातक के जीवन काल में सदैव परेशानियां बनी रहेंगी, संघर्ष बना रहेगा। उसके सही निर्णय न लेने के कारण, सदैव उसके विचारों में परिवर्तन के कारण, अपनी क्षमता को बिना ठीक से समझे भली भांति निर्णय ले लेने के कारण वो सदैव मुश्किल में पड़ता रहेगा, परेशानी में पड़ेगा। आप अभी खोलिए अपनी कुंडली को और देखिए, यदि मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, आपके लग्न में है मिथुन लग्न के, तो ये परेशानी इस तरह से ही आपको देंगे। हां, पैसे की कोई समस्या नहीं है, वो लाभेश है, लाभ आएगा, पैसे आएंगे आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं बनेगा, काम बनेगा, लेकिन आए दिन आप खुद को परेशानियों में डालते रहेंगे, एक के बाद एक नई परेशानी अपने जीवन काल में खड़ी कर देंगे। प्रिय दर्शकों, ये आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा थी, राहु के नक्षत्र की। मैं कह सकता हूं कि इसमें सूर्य काफी अच्छा प्रभाव देते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में होकर के भी सूर्य का प्रभाव उतना खराब नहीं है। पुनर्वसु, समझ लीजिए कि यह नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, इसका 3 चरण है। अब देखा जाए तो इस नक्षत्र में बैठा ग्रह निसंदेह अब अपने अंतिमावस्था की ओर है, बहुत कमजोर धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन इस नक्षत्र का जरा प्रभाव और उस नक्षत्र में बैठे ग्रह के प्रभाव को समझने का प्रयत्न करिए तो आपको मिलेगा परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखने वाला, धार्मिक वृत्ति का, पुरातन विचारधारा और मान्यता में विश्वास रखने वाला, गलत कार्य को न करना और दूसरे को भी न करने देने वाला स्वभाव, क्रोधित शीघ्र होगा तो शीघ्र ही प्रसन्न भी होगा, स्पष्टवादी होगा, जरूरतमंद की मदद करने में उसको प्रसन्नता हासिल होगी। दाम्पत्य सुख उसका बहुत सुखद तो नहीं, पर फिर भी उसके जीवन साथी में सभी अच्छे गुण विद्यमान होंगे। देखा जाए तो पुनर्वसु में गुरु का होना बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। जातक धार्मिक वृत्ति का, आध्यात्म से जुड़ा हुआ, उसके मन में धार्मिक विचारधारा उत्पन्न होते ही रहेंगे। अगर सूर्य यहां पर पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। ऐसा जातक धर्म को जानने वाला, धर्म के मर्म को जानने वाला, दूसरों को धर्म के बारे में समझाने वाला, निसंदेह उसके अंदर अहंकार की वृत्ति होगी, अहंकार होगा, लेकिन फिर भी धर्म पथ पर चलने वाला।
अब कई बार क्या होता है कि धर्मपथ पर चलने वाले को धर्मपथ पर चलने का भी अहंकार हो जाता है, तो वो होगा अगर सूर्य पुनर्वसु में है। बेहद बुद्धिमान, ज्ञान से परिपूर्ण, या यूं कहिए कि ज्ञान से संपन्न, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत ही बढ़िया। चंद्रमा, प्रिय दर्शकों, पुनर्वसु में यदि चंद्रमा है तो ये चंद्रमा भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। हर तरह से जातक को धन धान्य से युक्त कराएंगे। जातक की वाणी मनमोहक, सभाजयी, लोगों को अपने बस में करना, पुरातन विचारधाराओं की जो मान्यता की बात मैंने कही वो इसमें कूट कूट कर भरा होगा। माता पिता की सेवा करने वाला, हर तरह से देखें तो जो भी सन्मार्ग है उन्हीं सन्मार्गों पर चलने वाला, बहुत ही बढ़िया। मंगल को भी ले लीजिए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा प्रेडिक्शन। मंगल का भी प्रभाव बहुत अच्छा, मैं कहूंगा खराब नहीं। लाभ की स्थिति, सन्मार्ग पर चलकर के लाभ की स्थिति, धर्म कार्यों में पैसे को लगाना। अच्छा, आप पूछिए कि ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? मिथुन में तो मंगल बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। प्रिय दर्शकों, यही तो समझने का विषय है। यहां पर मंगल वैसे देखा जाए तो पुनर्वसु में यदि हैं तो ये अंतिम चरण में ही होंगे वो नीच की ओर बढ़ रहे हैं, पर फिर भी गुरु के नक्षत्र में होने के कारण उनका जो बल है, मुख्य बल, वो धीरे धीरे क्षीण हो चला होगा। आपने जिनको जवानी में भी बहुत कूदते और फांदते देखा होगा, अपने जीवन के उत्तरार्ध में आकर के वो धार्मिक हो जाते हैं, वो संत बन जाते हैं। क्या आपने ऐसा नहीं देखा? नहीं देखा तो जरूर देखिए। ज्योतिष यही तो है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो यही है, यहां दिख रहा है आसपास, वही तो यहां देखना है। आपने बहुतों को ऐसे देखा होगा कि अपने जवानी में सबको वो पानी पिला देते थे, छक्के छुड़ा देते थे, लड़ने को, मरने मारने को तैयार रहते थे, लेकिन अब बुढ़ापे में आकर के बहुत शांत हो गए। बस अपनी कहानियां भर उनके पास रह गई हैं कि मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था, मैं ये इतने लोगों को हरा सकता था, मैं वो ये वो। अब उनके पास सिर्फ कहानियां हैं। तो यहां पर मंगल का प्रभाव बहुत खराब नहीं है। लाभ की स्थिति होगी, चीजें होंगी उसके पास। जब भाई धर्म के कार्य से जुड़ा होगा व्यक्ति, धर्म के मार्ग पर चल रहा होगा, तो कहीं खराबी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि दाम्पत्य का सुख साधारण रहेगा, बहुत श्रेष्ठ नहीं रहेगा। ये बात मंगल पर पूर्णतः लागू होगी, सूर्य और चंद्रमा पर भी कमोबेश लागू होगी। सूर्य विच्छेदात्मक स्थिति रखेंगे तो दाम्पत्य को बहुत सुखद नहीं रखने देंगे। जीवन साथी कोई मूर्ख हो, खराब हो, ऐसा नहीं है, अच्छी, लेकिन इसके बावजूद दाम्पत्य को साधारण रखा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं। मैं ऐसा करता हूं कि आज मैंने बातों को बहुत कम शब्दों में ही रखने का प्रयत्न किया है। मेरा प्रयास हमेशा से एक ही है, आप मेरे शब्दों को मत सुनिए, शब्दों को मत समझिए। मैं शब्द किस तरह से बना रहा हूं, कहां से बना रहा हूं, किन विषयों को पकड़ रहा हूं, उसे समझने का प्रयत्न करिए। अगर वो आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आप ज्योतिष को समझ गए। तो आज का ये विषय यहीं पूर्ण कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल पुनः चर्चा होगी बुध, गुरु और शुक्र की इन्हीं 3 नक्षत्रों में। तो इजाजत दीजिए, नमस्कार।